साथियों, आज के इस क्लास में भारतीय संविधान को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, भारतीय संविधान के टॉप 500 टॉप 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। भारतीय संविधान का संपूर्ण निचोड़ आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरे 500 क्वेश्चन करा देंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संविधान से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में 100% आपको इसी क्लास से क्वेश्चंस आपके सेंटर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं, पूरे 500 क्वेश्चन। चलिए फिर बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे। सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और साथियों, आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आर्मी, नेवी, जीडी, सभी प्रकार के स्टेट लेवल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए तो देखते हैं भारतीय संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन आंसर आज इसी वीडियो में। चलिएगा, देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। देखिए, भाग 4 का जो ए है साथियों, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अनुच्छेद 19 का जो 1 है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 19 का 1 का जो सी है, इसमें साथियों सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। क्लियर है? चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो है साथियों सरदार की उपाधि जो है, इनको सन 1928 में दिया गया था। कब? तो बारदोली सत्याग्रह के समय। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। एक चीज आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए आपको अभी के समय में उप प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो याद रखना है 250। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे लोकसभा सदस्यों के पूछे तो याद रखिएगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखना है कि देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और किस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो देखिए, या तो जब बाहरी आक्रमण होता है तब, यानी जब कोई अलग दूसरा देश भारत पर आक्रमण करे तब, और सशस्त्र विद्रोह हो तब। यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। यानी इन दोनों स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, लेकिन फारसी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। एक चीज आपको यहाँ और याद रखना है कि संविधान सभा का सबसे पहले विरोध या सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली। बाकी साथियों यहाँ पर अगर देखिए संघीय प्रणाली, तो ये तो आपका कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, और संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, और संविधान के भाग 4 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो देखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। आप बोलोगे सर क्यों? तो भाई भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो तो कनाडा के ही संविधान से लिया गया है ना? तो बिल्कुल कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची पूछे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से? तो रूस से। यहां पर एक चीज याद रखिए साथियों, मौलिक कर्तव्य रूस से। और अगर आपसे मूल अधिकार पूछे ना, अधिकार कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो फिर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों, किस देश का? अमेरिका का, क्योंकि देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, आपको पूरा क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। ठीक है, देखिए न्याय ये कानून संबंधी जो है ये अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारत में जो आपात स्थिति है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपात संबंधी उपबंध जो है ये साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के, याद रखिएगा जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विधि के समक्ष समता ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राइट है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अगला है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? यानी देखिए अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं, ये आपको पता है, लेकिन ये अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक, याद रखिएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम 6 मंथ यानी 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक, और अधिकतम आपका हो गया 3 वर्ष, याद रखिएगा। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है? मैंने अभी आपको बताया साथियों कि अनुच्छेद 360 जो है ये किसका प्रावधान करता है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण
आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए राइट है अनुच्छेद 18 के तहत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अनुच्छेद 18 का एक याद रखिएगा। बाकी देखिए अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 17 में अपृष्टता यानी छुआछूत को अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत याद रखिएगा। और अनुच्छेद 18 का एक जो है इसमें भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन यार मैंने आप लोगों के लिए केवल कमेंट करने के लिए ऐड किया है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं कितनों को पता है। चलिए सभी लोग आंसर कर दीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था, यानी संविधान के निर्माण में कुल कितने पैसों का खर्चा हुआ था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 63,96,729 रुपया, है ना, 63,96,729 रुपये का। और अभी के समय में अगर होता तो ये करोड़ों में हो जाता। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो देखिए राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष आपको पता ही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हीरालाल एच यानी हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्लास बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन इसी क्लास में करने हैं। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी जी.बी. मावलंकर। अगला है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन इसको साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, देखिएगा 1978 के तहत जो है इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा सभी साथी 395। अगर वर्तमान में अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद तो 450 से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन मूल संविधान अनुच्छेद पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, याद रखिएगा साथियों राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाता है परीक्षाओं में, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो आपको बना दिया है, चैनल के अंदर मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 1235 में साथियों मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में, कोई भी नेता जो भाषण देता है ना उसकी स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और यहीं पर अनुच्छेद 19 का एक पूछे तो प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का खंड 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो साथियों देखिएगा राइट आंसर है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में, और मैंने अभी आपको बताया कि भाग 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का प्रधान या आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अगला है, भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि भारत कोई भी एक निश्चित धर्म का अनुपालन नहीं करता है। भारत में सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत यानी अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान बनकर तैयार भी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, या विधि दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, या तो कानून दिवस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ आपको और यहाँ याद रखना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो राइट आंसर है 1950 में, क्योंकि साथियों भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। और वैसे अगर आपसे पूछे कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, याद रखिएगा। प्रस्तावना में पूछे तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो एक ही बार ये उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था, कब? तो देखिए राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो साथियों भारत का। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछे कि वह पहला देश कौन सा है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था, तो अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो भारत। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो साथियों भारत के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है। ऑप्शन नंबर बी संविधान करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो देखिए भारतीय संविधान का रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में जो वोट देने का अधिकार है उसकी आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था लेकिन इसको हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी। याद रखना मूल संविधान में 22 भाग था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 25 भाग हो गया है। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर ये पूछे तो साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा भाग 9 में। भाग 9 में संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, और अनुसूची पूछे तो अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए भाग 9 में पंचायती राज के बारे में, और भाग 9 का 1 में आप याद रखिएगा नगर पालिकाओं के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और एक चीज़ देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारंभ में 8 थी, ऑप्शन नंबर बी 8, वर्तमान में 12, प्रारंभ में 8, याद रखना। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन में साथियों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में
कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा सभी 10वीं अनुसूची को, ऑप्शन नंबर बी। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून विरोध से। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची, और जिसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। अगला 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा साथियों, संविधान का जो दूसरा अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची, उसका संबंध किससे है? तो देखिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो साथियों याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सभी साथी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। जो बड़े नेता जो होते हैं या कोई बड़े पद पर जो शपथ ग्रहण करते हैं उस शपथ के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो याद रखिएगा, देखिएगा अनुसूची 10वीं में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भाग 3 को, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो याद रखिएगा कुल 24 अनुच्छेदों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। याद रखिएगा प्रारंभ में 7 थी लेकिन अभी 6 हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो देखिए भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो याद रखिएगा सभी साथी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, जो समानता के बारे में बताता है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। अगला है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद यानी अपृष्ठता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 17 में छुआछूत। अगला है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? तो देखिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 में पारित अपृष्ठता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको वर्तमान में जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार बोलने का अधिकार बिल्कुल, व्यवसाय का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। देखिए कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो? अभी मैंने बताया आपको 14 वर्ष, कम से कम 14 वर्ष जब तक ना हो तब तक आप किसी भी व्यक्ति को कारखानों पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है?
याद रखिएगा अनुच्छेद 25 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो याद रखिएगा सभी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो साथियों याद रखिएगा हेबियस कार्पस है ना, हेबियस कार्पस नामक रीट जो है वो याचिका दायर की जा सकती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा रीट है? तो याद रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इनमें से कौन सा वो देखिए कौन सा वो साथियों याचिका है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो याद रखिएगा परमादेश का, ऑप्शन नंबर बी परमादेश। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो याद रखना 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। मत देने का अधिकार होता है क्या? देखिए मत देने का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है? तो एक नागरिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो याद रखिएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो है वो अंतर्निहित हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, यानी राइट है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो याद रखिएगा गोवा में साथियों, जो भारत का 25वां राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो याद रखना 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 39 का ए में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? तो देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 50 में। ठीक है, आर्टिकल 50, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47, याद रखना 47 में। लेकिन ये बंद कहाँ है? शराब तो पीते ही हैं लोग, शराब तो उत्पादन हो ही रहा है। अगला है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा साथियों भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा संसद के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से। अभी नया संसद भवन आपका बनकर तैयार हो गया है, उद्घाटन भी हो गया, आप लोगों ने फोटो भी देख लिया, मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिएगा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो देखिएगा राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों 10वीं अनुसूची को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य जो है कौन नहीं होता है? तो देखिएगा राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति। बाकी देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो देखिएगा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो देखिए इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है?
तो देखिएगा रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है साथियों ये राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। बाकी देखिए निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये संघ सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन में देखिए कुल 10 जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो 11 है, हाँ है ना, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 ही जोड़ा गया था। 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में जोड़ा गया था साथियों, 2002 में, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। एक जो मौलिक अधिकार है वो 2002 में जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित है? नहीं है, है ना। इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है ये साथियों आपका देखिए समवर्ती सूची का विषय है। बाकी देखिए पुलिस, न्याय और जेल ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट है ना पूरा संविधान, बिल्कुल पूरा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करवा देंगे, जो क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो याद रखिएगा भाई सबसे पहले ये कनाडा ने ही अपनाया होगा, तब ना हम कनाडा के संविधान से संघीय स्वरूप को लिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्यागने पर, पर्यावसन पर या वंचित किए जाने पर, यानी उपयुक्त सभी प्रकार से भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखना अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों याद रखिएगा राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह, जो कि कुछ समय के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष है ना, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। माफ करना भारत के राष्ट्रपति में ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए एक सेकंड साथियों, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता ये किसमें निहित होगी? तो जनता में, है ना। माफी चाहते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का कहाँ से चुनाव हुआ था साथियों? तो बिल्कुल याद रखिएगा सभी साथी, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो देखिएगा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धन विधेयक को। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो देखिए स्थानीय सांसद और विधेयक जो हैं ये किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो आप सभी साथियों को याद रखना है जिला परिषद के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये साथियों पहली बार भारतीय चुनाव में कब प्रयोग हुआ था? तो 1998 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक भारत के जो राज्यपाल हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महाराष्ट्र राज्य की, याद रखिएगा। संविधान, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो बिल्कुल आयरलैंड के संविधान पर। मैंने आयरिश बताया था, आयरिश यानी आयरलैंड ही, याद रखिएगा। देखिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूनतम जो है वो 6 महीने के लिए। क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 6 महीने के लिए न्यूनतम, और अधिकतम मैंने अभी आपको बताया 3 साल के लिए, 3 ईयर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए सबसे पहले स्वीकृति ली जाती है भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये किसे है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको दिया गया है? तो साथियों उच्चतम न्यायालय को, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखिए किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन। साथियों 42वें संविधान संशोधन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। चलिए ये भी तो आपको पता चल ही गया कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, राइट है, ऑप्शन नंबर बी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिएगा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये किस बात पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखना 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल में कम से कम 2 बार जो है ये जो है संसद में सत्र होने ही चाहिए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और जब संसद के संयुक्त बैठक की जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो याद रखिए भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो करेक्ट है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया आपको कुछ समय के लिए ही ये जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो बिल्कुल हाँ लेता है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो याद रखिएगा संसद, पार्लियामेंट। अगला है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों 22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिएगा लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो याद रखिएगा पिछड़ा वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो साथियों देखिए भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा दिल्ली का, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है वह है साथियों दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा याद रखिएगा संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। समाजवाद का अर्थ क्या होता है?
साथ ही याद रखिएगा समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये 1936 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। साथियों आपको बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं क्योंकि 500 क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिए थे, किस समिति ने? तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा संसद को, पार्लियामेंट के पास, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? याद रखिएगा 14 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग, ये किससे संबंधित है? तो साथियों देखिए सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? याद रखिए केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका से, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का ए में किया गया है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। अब जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो देखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति हैं साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी प्रकार की आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो देखिएगा याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिएगा डोगरी भाषा जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो साथियों देखिए भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब बना था? यानी भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। और अभी मैंने आपको बताया साथियों कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है ये साथियों हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप के, ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राइट आंसर है नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो साथियों याद रखना भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव के या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो देखिए जब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो किसकी सलाह ली जाती है? साथियों याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो देखिए राइट आंसर है अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन नंबर सी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखना साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, यानी अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही पड़ता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है देखिए विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य हैं? तो याद रखिएगा कम से कम 2, ठीक है। अगला है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में
कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा साथियों, राज्यपाल की अनुमति के बिना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी लगातार जो है दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखिएगा साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो भाई सबसे पहले जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी, तब ना हम भारत ने इसको अपनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा 7 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। हाँ, न्यूनतम आयु सीमा होती है, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो साथियों देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से आपका उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, भोजपुरी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो देखिएगा, संविधान सभा में सभी निर्णय जो है साथियों सहमति और समायोजन से लिए गए थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं यूपीएससी के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखिएगा बंबई उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर सी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, और पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सभी साथियों को याद रखना है भारत के राष्ट्रपति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है संविधान के आर्टिकल 76 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है सभी साथियों को, आर वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा 2 सदस्यों को, लेकिन इस विधि को अभी हटा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में? तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है साथियों मुख्यमंत्री, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी? तो याद रखिए 1976 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों 74वां संविधान संशोधन के तहत। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिए, भारतीय संविधान को किस प्रकार वर्णन करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस में आहरित होता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका जो वेतन है वो साथियों संचित निधि से दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी का जो वेतन है वो संचित निधि से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको दिया गया है? तो याद रखना उच्चतम न्यायालय को, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान से। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है? तो देखिए, आपको याद रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एकीकृत है ना, एकीकृत है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 22 सदस्य होते हैं। अगला है, किस समिति को स्थायी मित्त व्ययता समिति भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस समिति को स्थायी मित्त व्ययता समिति भी कहा जाता है?
तो याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है, यानी भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो याद रखिएगा भारत के संसद के पास। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किन राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है, यानी कौन सा राज्य है जिसका साझा उच्च न्यायालय है, तो देखिए राइट आंसर है महाराष्ट्र व गोवा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो अपने उच्च न्यायालय को साझा करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन साथियों, तो याद रखिएगा बिलासपुर में। जो राज्यों के उच्च न्यायालय स्थित है वो किस जगह पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापना कहाँ की गई है, तो देखिए उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखिएगा नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए नैनीताल करेक्ट है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय ये जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, देखिए केरल का उच्च न्यायालय ये एर्नाकुलम में स्थित है, राइट है आपका ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, देखिएगा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है साथियों, तो याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल है ना, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो साथियों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल संसद के पास है, केवल और केवल संसद के पास। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपको याद रखना है लीला सेठ, और ये फातिमा बीबी जो है ना, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, याद रखना। ठीक है, चलिए, राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखना राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसने कहा था, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू ने इस कथन को कहा था, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। अगला है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो याद रखिएगा विधानमंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी किए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने समय के बाद खुद ही समाप्त हो जाता है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के बाद, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो साथियों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखिए डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों। किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं, तो देखिए इनमें से किसको समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो याद रखिएगा साथियों राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो याद रखिए विधानसभा उपाध्यक्ष को, बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, तो देखिए भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखिएगा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, याद रखिए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा लोकसभा का सचिवालय जो होता है ये सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होती है,
तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के पास, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं? तो याद रखना 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए भारत की नागरिकता जन्म से, देशीयकरण से और वंशानुक्रम से, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑल। अगला है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए झारखंड राज्य का गठन जो है ये बिहार से कटकर अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों को या राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी साथी, बिल्कुल 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष ये तीनों शब्द शामिल हैं, लेकिन लोक कल्याण ये शब्द शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए करेक्ट है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। याद रखिएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? तो देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये किसमें सन्निहित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है किस प्रकार का अधिकारी या सलाहकार? तो देखिए भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? या फिर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो याद रखिएगा सभी साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए अटॉर्नी जनरल को भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी, उपराष्ट्रपति को भी। गवर्नर यानी राज्यों के राज्यपाल जो हैं इनको हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने बोला ना कि जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो याद रखना अधीनस्थ न्यायालय का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। योजना आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? तो देखिए योजना आयोग जो है साथियों एक असंवैधानिक निकाय है। देखिएगा योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और इसको समाप्त करके देखिए याद रखना है 1 जनवरी सन 2015 को इसको नीति आयोग में बदल दिया गया था। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिए यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह एक धन विधेयक है, इसका निर्णय साथियों कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर यानी वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर है KS हेगड़े, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना अनंत सैनम अयंगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है साथियों? प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो देखिए ऐसा किया था इंदिरा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो साथियों याद रखना राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो देखिए भारत का जो संविधान है वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण ये तो सही है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है, ठीक है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, पाकिस्तान की स्वीकृति ये जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों याद रखना माउंटबेटन योजना के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मांटेमेरिलो सुधार बिल का उद्देश्य क्या था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? तो देखिए किस वाद ने, तो याद रखिए केशवानंद भारती वाद ने, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें नहीं थे? तो याद रखना उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को ही, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है? तो देखिए लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय को नियंत्रण करना होता है? तो याद रखिएगा कार्यपालिका के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अनुच्छेद 148 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 45 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होएगा साथियों। अगला है सार्वजनिक लोक सेवा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा 7 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति मैंने अभी आपको बताया कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। अगला है भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिएगा संसद की नियम समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रही स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग में पूछा है, तो याद रखना भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर है केवल लोकसभा से, है ना। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट है 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो देखिए प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति, ये तीनों ही स्थायी समिति है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो याद रखिएगा फ्रांस की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ पर? तो उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में ही, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है देखिए मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत उपयुक्त दोनों पर ही, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो देखिए राइट आंसर आएगा भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा काका कालेलकर, है ना, काका कालेलकर, जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। आज का अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राम सुभग सिंह जी, जो कि लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो साथियों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है?
तो याद रखिएगा व्यापार कर का विभाजन, ये जो है वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवा समिति को, ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से, मैंने आपको बताया साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश से तो ही है तीनों, लेकिन मिजोरम जो है ये भारत का एक राज्य है साथियों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और साथियों देखिए मनमोहन सिंह, उपयुक्त सभी राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला है राज्य सूची का विषय है, इनमें से कौन सा एक राज्य सूची का विषय है? तो देखिए न्याय, न्याय जो है ये साथियों राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय ये किस सूची का विषय है? तो करेक्ट आंसर है संवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो देखिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र सीमा क्या है? तो साथियों याद रखिएगा कम से कम 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए आपका हो गया 35 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? यानी योजना आयोग का अभी प्रतिस्थापन किस में हुआ है? तो नीति आयोग में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यानी यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखिएगा लेबर पार्टी की, ऑप्शन नंबर सी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन तो हो ही गया। देखिए संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो याद रखिएगा राज्यों का यूनियन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसद में शामिल नहीं है। तो देखिए संसद में कौन शामिल नहीं है? संसद में राज्यसभा भी शामिल है, भारतीय राष्ट्रपति भी, लोकसभा भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये शामिल नहीं है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिएगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यानी नए राज्य का अगर गठन करना है केंद्र सरकार को तो वो अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है देखिएगा भारतीय संविधान की अपरिष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री पद का, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर है साथियों मंत्रिपरिषद के विषय पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा द हेग में, द हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है। साथियों लगभग 400 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र
कौन भारतीय महिला बनी थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन सी भारतीय महिला बनी थी? तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? साथियों अभी तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है साथियों 2 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से। संविधान, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किन्होंने की थी? याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। देखिए आप पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो याद रखिएगा इन्होंने पहले दिन की अध्यक्षता की थी, है ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रही स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो याद रखिएगा संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो याद रखिएगा लेबर पार्टी की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो देखिए इनमें से वो कौन सा अधिनियम है जिसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखना। ठीक है, अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो याद रखिएगा भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है या अनुसार गठित की गई थी। आज का अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार बिल जो कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 ईस्वी में। इसी समय जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था साथियों, ये आपको याद रखना है। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो याद रखिएगा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो याद रखिएगा संविधान जो कि सबसे सर्वोच्च है। आज का अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो देखिए कानून के समान संरक्षण वाक्य को अमेरिका के संविधान से लिया गया है साथियों। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अगला है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किससे? तो देखिए भारत में जो कलेक्टर का पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इंग्लैंड। अगला है, अधिष्ठात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे प्रारंभ में? तो याद रखिए प्रारंभ में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो साथियों देखिए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देखिए दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो देखिए राइट है अनुच्छेद 40 में। एक चीज़ आपको बता दें साथियों, चैनल के अंदर मैंने एक अनुच्छेद का सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उस क्लास को देख लेना। अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रही स्क्रीन पर। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखिएगा साथियों मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो याद रखिएगा राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिए संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी।
अगला है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, तो 1927 में। अभी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन भी हो गया है, नया संसद भवन का कब हुआ है, तो बिल्कुल 2023 याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो एंग्लो इंडियंस को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इस प्रावधान को अभी हटा दिया गया है साथियों। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो देखिए अध्यादेश जारी करने, देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, और ये कौन सा अधिकार है, तो याद रखिएगा ये विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा, तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। याद रखिएगा साथियों, बजट जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो याद रखना जनसंख्या के आधार पर। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है, देखिए राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन होता है या कौन करता है, तो याद रखिएगा साथियों राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्यपाल के बैठकों की, राज्यपाल जो होते हैं राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल के जो बैठक होता है ना राज्यपालों का, तो उसकी भी बैठकों का जो सभापतित्व है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है, तो देखिए राइट आंसर है संसद की अनुमति के बिना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है, तो देखिए राइट आंसर है साथियों संसद कर। याद रखिएगा भारत की संचित निधि से जो धन निर्गम होता है उस पर किसका नियंत्रण होता है, तो संसद का। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं आज के क्लास में। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद संविधान के बहुत सारे डाउट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है, तो साथियों याद रखिएगा मंत्रिपरिषद में देखिए कैबिनेट मंत्री तो होते ही हैं, उप मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, संसदीय सचिव शामिल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय सचिव। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के, है ना, तो लोकसभा अध्यक्ष आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष में किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, यानी लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल के नेता के रूप में मान्यता कौन देता है, तो साथियों याद रखना लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसकी अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर, तो देखिए ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना ये किस पर निर्भर करता है, तो साथियों याद रखिएगा राज्य सरकार पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर है अशोक मेहता ने, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है, तो देखिए पंचायती राज प्रणाली ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान से तो इसका उत्पन्न ही हुआ है शुरू, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम, है ना, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, तो देखिए भारत का पहला नगर निगम ये चेन्नई में स्थापित हुआ था, चेन्नई जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, याद रखिएगा 6 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर सी। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो याद रखिएगा ग्राम का मुखिया,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है साथियों 21 वर्ष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था कब? तो देखिए, भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया था? तो 1959 ईस्वी में, याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो याद रखना 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो राइट आंसर है साथियों, याद रखना 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो देखिए, राजनीतिक दल जो है वो साथियों लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो ताशकंद में हुई थी, कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साथियों साइकिल। इसके अलावा याद रखना समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो याद रखिएगा अकाली दल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो याद रखना दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा नेता था? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है, देखिए, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद, याद रखना अनुच्छेद 324 में किया गया है संविधान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो देखिए, भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो है साथियों बहुदलीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो याद रखिएगा रामविलास पासवान की पार्टी का क्या नाम है साथियों? लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना योजना आयोग को, योजना आयोग जिसका नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी किसके द्वारा? तो याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? तो साथियों वित्त आयोग जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो कि एक पंचवर्षीय निकाय है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे साथियों के.सी. नियोगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के.सी. नियोगी। अगला है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो देखिए, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा साथियों राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं? तो 9, अध्यक्ष को लेकर 10 है ना, अध्यक्ष को मिलाकर 10, लेकिन अध्यक्ष के अलावे 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो अभी मैंने बताया आपको अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो देखिए, भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1926 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो देखिए साथियों, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
संवर्ती सूची का विषय है, यानी इनमें से कौन सा एक संवर्ती सूची का विषय है। तो देखिए यहाँ पर समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र जो है साथियों संवर्ती सूची का विषय है। याद रखिएगा संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जनगणना। जनगणना जो है साथियों ये संघ सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो शिक्षा जो है वह किस सूची का विषय है, तो संवर्ती सूची का विषय है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा कौन सा पद, यानी इनमें से कौन सा पद है जो केंद्र और राज्य के संबंध में हमेशा विवाद में रहा। तो याद रखिएगा राज्यपाल का पद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में। तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 का 1 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो याद रखिएगा राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में गुजराती, डोगरी और कश्मीरी तो है, राजस्थानी नहीं है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी भाषा। आज का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो युद्ध में, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है चलिए।